मध्य प्रदेश के दीवारदास इलाके में जुलाई 2024 को एक आदमी किराए के ऊपर मकान लेने के ऊपर आता है। इसकी बीवी और 2 बच्चे होते हैं। ये विदारदन नाम के बंदे से किराए के ऊपर मकान लेता है और ये नीचे वाला माला उससे किराए के ऊपर लेता है, जिसमें 4 कमरे होते हैं। 2 कमरे एक साइड के ऊपर होते हैं और 2 कमरे एक साइड के ऊपर होते हैं। बीच में से सीढ़ी ऊपर जाती है। इस बंदे का नाम बालवीर सिंह ठाकर होता है। ये उस बंदे से अपना रेट तय करता है। रेट तय करने के बाद रेंट के ऊपर 2 कमरे किराए के ऊपर ले लेता है। अब दूसरे जो 2 कमरे होते हैं उनको ताला लगा होता है। जब ये मकान मालिक से पूछता है बालवीर, तो मकान मालिक बताता है कि इस बंदे ने 2023 को मुझसे मकान लिया था किराए के ऊपर। अब ये जुलाई 2024 का यहाँ से चला गया है, ताले लगा के इसका कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो ये जब अपना सामान ले जाएगा तो ये कमरे भी मैं आपको खाली करके दे दूंगा। बालवीर कहता है कि ठीक है। वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। जुलाई 2024 को इसने ये मकान किराए के ऊपर लिया था। 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं। 3 महीने बाद बालवीर जो होता है वो लैंडलॉर्ड को कहना शुरू कर देता है कि भाई इन तालों को खुलवाओ, उस बंदे का सामान उठाओ, हमें बाकी के 2 रूम भी रेंट के ऊपर चाहिए, वो भी हमें दो। तो पहले इसने 2 रेंट के ऊपर रूम लिए होते हैं, इसलिए ये उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर तो नहीं डाल सकता लैंडलॉर्ड के ऊपर, लेकिन ये फिर भी बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है और लैंडलॉर्ड बार बार उस बंदे को फोन कर रहा होता है जिसके ये 2 कमरे होते हैं और जिसका अंदर सामान पड़ा होता है। अब लैंडलॉर्ड उसका सामान उठा के बाहर फेंक भी नहीं सकता, क्योंकि उसने मार्च 2023 से इसका किराया भी प्रॉपर नहीं दिया होता। उसका कुछ महीनों का किराया रहता है, इस वजह से वो नहीं उठा रहा होता और अब उसका किराया आ भी रहा होता है साथ साथ। इसलिए वो बार बार उस बंदे से रिक्वेस्ट ही करता रहता है कि भाई अपना सामान उठा के ले जाओ, आपका जो सामान पड़ा है आप ले जाओ, मैंने ये दोनों कमरे भी किराए के ऊपर देने। लेकिन आगे वाला बंदा बार बार बहाने लगा रहा होता है कि भाई मैं किधर लेके जाऊँ, मेरे पास उधर जगह नहीं है, जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ मैं जगह बना रहा हूँ, जैसी बनती मैं अपना सामान उठा के ले जाता हूँ। और बीच बीच अक्सर वो इस जगह पे आता भी रहता है और अपना सामान चेक करता है, ताला खोलता है, कुछ दिन अंदर रुकता है और बाद में चला भी जाता है। उसका सीन यही होता है। वक्त ऐसे गुजरता रहता है। वक्त गुजरते गुजरते 2025 आ जाता है। 2025 के शुरू में ये बालवीर जो होता है लैंडलॉर्ड को बोलता है कि भाई देखो इतना अरसा हो गया, वो तो नहीं आता, हमें उसके सामान से कोई गर्ज नहीं, आप हमें ताले तोड़ दे, हम उसको इस सामान को एक साइड के ऊपर रख देंगे, जिस दिन वो आएगा अपना सामान ले जाएगा तो मेरे बच्चे इस रूम के अंदर अपनी स्टडी करते रहेंगे। हमें एक प्रॉपर रूम चाहिए अपने बच्चों के लिए जहाँ पे बैठ के वो अपने तरीके से स्टडी कर सके। लैंडलॉर्ड होता है वो भी कहता है ठीक है। यूं 8 जनवरी को ये ताले तोड़ते हैं और वहां पे जाके चेक करते हैं। अंदर उस बंदे का एक फ्रिज पड़ा होता है, बाकी छोटा मोटा सामान पड़ा होता है, कोई ग्रिलों का सामान पड़ा होता है और कुछ स्टैंड वगैरह पड़े होते हैं। उसने सफेद कपड़ा ऊपर डाल के ढांप दिया होता है। फ्रिज भी जो होता है उसके ऊपर भी सफेद कपड़ा डाला होता है और ढांपा होता है। लेकिन बालवीर देख के ये हैरान हो जाता है कि फ्रिज अभी भी चालू है। वो कहता है कैसा ये बंदा है, इतने दिनों से बालवीर भी सोच रहा था कि आखिर मुझे इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है। अब बालवीर को समझ आ गई कि ये फ्रिज चालू थी और ये फुल कूलिंग के ऊपर भी थी, इस वजह से बिल ज्यादा आ रहा था। वो फ्रिज बंद करने के बाद दरवाजे को बंद करता है और वहां से चला जाता है कि सुबह को सफाई करेंगे। यूं सुबह वो 9 जनवरी को आते हैं और सफाई करना शुरू कर देते हैं। वो अच्छे से सफाई वगैरह करते हैं। अब पिछली रात 8 बजे उन लोगों ने ताले तोड़ के अंदर गए थे। 9 जनवरी को सुबह वो सफाई करते हैं। फ्रिज पिछली रात 8 बजे की ही बंद है। अब जो लैंडलॉर्ड है वो सोचता है कि जिस बंदे का सामान पड़ा है आखिर उसे तो तला दे देनी चाहिए, बाद में आके कोई वो मसला ही ना खड़ा कर सके, इसलिए वो फोन करता रहता है उस बंदे को, लेकिन आगे वाले बंदे का नंबर ही बंद होता है। यूं 9 से 10 जनवरी आ जाती है। 10 जनवरी जब आती है तो उस कमरे से स्मेल आना शुरू हो जाती है और स्मेल इतनी बढ़ती है कि पूरे मोहल्ले में आना शुरू हो जाती है। दाएं बाएं के जो हमसाये होते हैं वो भी पूछने के लिए आ जाते हैं कि भाई ये स्मेल किधर से आ रही है। बालवीर जो होता है वो भी चेक करते करते उस फ्रिज तक पहुंच जाता है कि ये स्मेल फ्रिज के अंदर से आ रही है। मोहल्लेदार जो होते हैं वो भी ये समझ जाते हैं कि जरूर इसमें कुछ कांड है। बालवीर जो होता है वो भी समझ जाता है, चूंकि उन लोगों ने इस तरह के केस पहले भी देखे होते हैं, इसलिए कोई बंदा फ्रिज के करीब नहीं जाता। अहले इलाका और बालवीर जो होता है सब लोग मिलकर सलाह करते हैं कि पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, जरूर कुछ होनी अनहोनी का खदशा है। लोग कहते हैं कि ठीक है। यूं बालवीर पुलिस को इत्तला देता है, पुलिस आती है। पुलिस को भी कुछ इस तरह का ही खतरा लग रहा था, लिहाजा पुलिस सारे पर्दे वगैरह हटाती है और फ्रिज का दरवाजा खोलती है। क्या देखती है कि फ्रिज के अंदर कोई भी ग्रिल नहीं है, वो सारी बाहर पड़ी हुई है और अंदर एक लड़की बैठी हालत में पड़ी हुई है और वो जिंदा नहीं है, मुर्दा है। नाजरीन, फुल कूलिंग के ऊपर फ्रिज थी, अंदर एक लड़की पड़ी थी और अभी वो डिकम्पोज नहीं हुई थी, बिल्कुल सही हालत में थी। उसके गहने वगैरह भी पहने हुए थे, प्रॉपर उसने साड़ी पहनी हुई थी, जिससे ये लग नहीं रहा था कि किसी ने लूटपाट की हो और इससे कुछ छीन के गया हो, चूंकि सोने के उसने गहने पहने हुए, लिहाजा उसको बचाने में कोई देर नहीं लगती। दाएं बाएं के जो लोग होते हैं वो देखते हैं और देख के बता देते हैं कि ये तो भाई इस मकान में जो औरत रहती थी ये तो वही है, इसका नाम है प्रतिभा उर्फ पिंकी। पुलिस वाले कमरे की मजीद तलाशी लेते हैं तो यहाँ से इनको कुछ तस्वीरें वगैरह भी मिलती हैं और कुछ कागजात भी मिलते हैं। तस्वीरें जो मिलते हैं इस औरत
औरत की होती है और साथ में एक बंदा होता है। जब आसपास के लोगों को ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो वो फौरन पहचान जाते हैं कि ये बंदा जो है इसका शौहर है। ये मियाँ बीवी दोनों इधर रहते थे, इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। जब भी इस औरत से पूछा जाता था तो वो ये कहती थी कि मेरी एक बेटी थी 2 साल की, लेकिन निमोनिया होने की वजह से वो फौत होगी। और ये औरत काफी मिलनसार थी। ये अक्सर मजहबी त्योहार में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, करीबी मंदिर में भी जाती थी और पूजा पाठ भी करती थी और ये सिलाई का काम करती थी। अक्सर मोहल्ले की लड़कियां इससे अपने कपड़े भी सिलाई करवाती थी और ये हर बंदे के साथ मिलनसार थी। पुलिस वाले मजीद पूछते हैं तो पता चलता है कि इन मियाँ बीवी के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई भी होती रहती थी और लड़ाई की आवाजें इतनी ऊंची आती थी कि अहले इलाका जो थे वो भी सुनते थे, लेकिन कभी किसी ने इनके पर्सनल मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं समझी और कभी भी किसी ने इनसे नहीं पूछा कि तुम लोगों की लड़ाई झगड़ा आपस में क्यों होता है। लिहाजा ये वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। और पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरी बार आप लोगों ने कब इस लड़की को देखा? तो बयान आता है कि 1 मार्च 2024 को आखिरी बार इस लड़की को देखा था। हुआ कुछ यूं था कि जब इस लड़की को 1 मार्च के बाद नहीं देखा तो अहले इलाका ने इसके शोहर से पूछा कि भाई तुम्हारी बीवी किधर है, वो नजर नहीं आती। चूंकि इसके घर में सिलाई का काम होता था तो लड़कियां भी अक्सर आती जाती रहती थी। जब उन लोगों ने भी देखा कि ये औरत घर नहीं है तो सब लोगों ने मिलके इसके बंदे से पूछा तो उसने यही जवाब दिया कि इसकी तबीयत खराब थी, लिहाजा वो कोलकाता चली गई है अपनी मेडिसिन लेने के लिए। और कुछ लोगों को इसने बयान दिया कि इसकी माँ की तबीयत खराब थी और कुछ लोगों को इसने बयान दिया कि इसके बाप की तबीयत खराब थी। लिहाजा पुलिस वाले होते हैं जो लैंडलॉर्ड से इसका पता लगवाते हैं कि किस जगह के रहने वाला है। तो पता चलता है कि ये लोग अजैन के मौला नगर के रहने वाले। लिहाजा पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं, इस लड़की के माँ बाप को ढूंढते हैं और उनको यहाँ पे दीवारदास लेके आते हैं। लिहाजा वो लोग अपनी बेटी को पहचान जाते हैं कि जी हाँ ये हमारी बेटी है, लेकिन वो डेड बॉडी रिजर्व करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। सन 2016 को ये घर से चली गई थी, उसके बाद हमने इससे कोई रिश्ता कोई तल्लक वास्ता नहीं रखा, लिहाजा हम इसकी डेड बॉडी को रिसीव नहीं करेंगे। अब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसमें पता चलता है कि इस लड़की का गला दबा के इसको कत्ल किया गया और इसका कत्ल 9 महीने पहले से हुआ है। जी हाँ नाजरीन ग्रामी, जब 1 मार्च से ही ये लड़की नजर आना बंद हो चुकी थी तो तकरीबन उसी दिनों से इसका कत्ल हो चुका था। अब पुलिस वाले जो होते हैं, जो साथ इसके तस्वीर होती है इसके बंदे की, वो दिखाते हैं अहले इलाका को, तो अहले इलाका फौरन बता देते हैं कि ये इसके शोहर संजय पटीदा की तस्वीर है। लिहाजा इसके बारे पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये भी अजैन की रहने वाला है। पुलिस वाले वहां पे जाते हैं और इसके गांव से जाके इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसे दीवारदास इलाके में लेके आया जाता है तो पता चलता है कि इसकी तो ऑलरेडी पहले ही शादी है और इसके 2 बच्चे भी हैं और फरवरी 2025 में इसकी बेटी की शादी भी होने वाली है। तो अब पुलिस वाले कंफ्यूज रह जाते हैं और इसको यहाँ पे लाके पूछते हैं कि हाँ भाई तूने इस लड़की का कत्ल क्यों किया और ये तुम्हारी क्या लगती थी? तो वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और बयान देता है। सीन कुछ यूं था कि साल 2016 में जब प्रतिभा अपने घर से निकली और अजैन में ही अपने घर के पास ही एक रेंट के ऊपर मकान लिया और वहां पे रहना शुरू कर दिया। इसकी हरकतें कुछ इस तरह की थी कि घर वालों से इसकी बनती नहीं थी, इस वजह से घर से निकल आई थी। तो एक पार्टी में ये संजय से मिली एक कॉमन फ्रेंड के जरिए और यूं इन दोनों की मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से अपने नंबर चेंज किए और दोस्ती कर ली। फोन के ऊपर बातचीत होना शुरू होगी और इनकी मुलाकातें बढ़ना शुरू होगी। यूं नाज़रीन ग्रामी, ये अजैन में मुख्तलिफ जगह पे रेंट के ऊपर मकान लेते और कुछ अरसा रुकते, वहां पे मकान छोड़ते और नई जगह के ऊपर मकान ले लेते। यूं ये करते करते इस दीवारदास इलाके में आन पहुंचे और यहाँ पे इन लोगों ने लैंडलॉर्ड को बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं और मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ। तो किसी भी अहले इलाका को, मोहल्ले वालों को, किसी को भी नहीं पता चला कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं है। और अक्सर इन दोनों की जो लड़ाई झगड़ा होती रहती थी वो इस चीज के ऊपर होती थी कि प्रतिभा को इस चीज का पता चल गया था कि ये शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं और वो इससे बच्चे पैदा नहीं कर रहा था। इस वजह से इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती थी कि तुम मुझसे बच्चे पैदा करो और मेरे साथ शादी करो, और वो इस चीज के ऊपर नहीं मान रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ज्यादा तंग आ गया कि उसने प्लान बनाया कि किसी तरीके मेरी इससे जान छूट जाए। यूं तंग आते आते जनवरी 2025 में उसने अपने एक दोस्त विनोद से मशवरा किया कि यार ऐसे एक मेरी गर्लफ्रेंड है जो मेरे साथ रहती है लेकिन उसने मेरा जीना हराम कर दिया। तो इसका दोस्त विनोद मशवरा देता है कि उसको खत्म कर दो। लिहाजा ये दोनों मिल के उसको खत्म करने का प्लान बनाते हैं और यूं 1 मार्च 2024 को विनोद इसके घर आता है और दोनों मिल के दुपट्टे के साथ उसका गला दबा देते हैं और गला दबाने के बाद उसको कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद फ्रिज से वो जालियां वगैरह निकालते हैं, बाहर रखते हैं और दोनों मिलके इसकी डेड बॉडी को उठाते हैं और फ्रिज में फिट करके फुल कूलिंग के ऊपर लगाते हैं और इस मकान को ताले लगा के यहाँ से चले जाते हैं। बाद में ये संजय अक्सर आता रहता है और फ्रिज को बार बार खोल के चेक भी करता रहता है कि कहीं इसकी लाश डिकम्पोज तो नहीं हो रही या कभी किसी को पता तो नहीं चला या फ्रिज बंद तो नहीं होगी। ये सारा कुछ चेक करता रहता है और सामान के दाएं बाएं इसकी तस्वीरें भी बिखेर देता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान था कि इसकी डेड बॉडी को कहाँ पे ठिकाने लगाना था? तो आगे से संजय बयान देता है कि मेरा
इस तरह का कोई प्लान नहीं था। मेरे जहन में अभी तक इस तरह का कोई ख्याल नहीं आया था कि मैं इसकी डेड बॉडी को किस जगह के ऊपर ठिकाने लगाऊंगा, और मेरे जहन में ये भी प्लान नहीं था कि मैं इसको यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ। चूंकि इस इलाके में सारे लोग हमें जानते थे, ये कपड़ों का काम करती थी, काफी लड़कियों का और औरतों का आना जाना था हमारे घर, इस वजह से मैं इसको उठा के बाहर भी नहीं लेके जा सकता था। अब इसके घर वाले भी प्रतिभा के इसकी डेड बॉडी को रिसीव नहीं कर रहे थे और इसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। लिहाजा एक एजेंसी सामने आती है और वो प्रतिभा को अजैन लेके जाती है और उसकी आखिरी रस्मात अदा की जाती है। और अब ये विनोद भी गिरफ्तार हो चुका था, संजय तो पहले ही गिरफ्तार था, लिहाजा ये दोनों जेल के अंदर है और इनका ट्रायल चल रहा है। अभी इन दोनों का कोई फैसला नहीं आया, जैसे इन दोनों का कोई फैसला आएगा मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।